सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी के इशू के हवाले से काफ़ी डिटेल्स शेयर की। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा पर, उसमें भी काफ़ी तनकीद का सामना उनको करना पड़ा। DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, जहां दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल मुयस्सर है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि सूबे में सियासी और दहशतगर्दों का एक नेक्सस वाज़े तौर पर परवान चढ़ रहा है। उन्होंने वज़ीर आला KP के बयानिए पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना। DGISPR ने वाज़े किया कि कोई सियासत, कोई ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है, फिर रियासत दहशतगर्दी पर कैसे खामोश रह सकती है। ये वाले मामला तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से भी रिएक्शन आने का सिलसिला जारी है। सो अब जो एक हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से इस वक्त जो सख्त बयानात हैं और जो मामला चल रहे हैं, उसके बाद दहशतगर्दी का ख़ास तौर पर जो KP में इशू है आगे कैसे बढ़ा जाएगा, इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब सीनियर एनालिस्ट दोनों ने हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हुए प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, ये हम देख रहे हैं कि जो सूबाई हुकूमत है उसकी जानिब से ऑपरेशन की जो मुखालफत सामने आ रही है। कल DGISPR पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिस तरह से वो बरहम भी थे और उन्होंने जो एक प्रेसर की है उसमें जो मामला, तो उन्होंने तो कह दिया कि अब मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है और हम ये तो आगे बढ़ा जाएगा, ये तो अब रास्ता तो वो बता रहे हैं। सो आप समझते हैं जो एक स्टेलमेट पाया जा रहा है, इसके बगैर अगर सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं होती तो ऑपरेशन की कामयाबी के क्या चांसेस हैं? क्या आप समझते हैं दहशतगर्दी का तदारुक मुमकिन हो पाएगा कम्प्लीटली? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे जो आप सवाल कर रही हैं इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक सूबा मरकज़ के साथ नहीं खड़ा होता और लोग साथ नहीं खड़े होते, जिस तरह का वो क्लेम भी कर रहे हैं, बड़ी हद तक ठीक भी बात समझी जाती है। और इसका नुकसान जो ये भी होता है कि फिर दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं कि इनके अंदर अपने इख्तलाफात हैं। देखिए, हम ना अब कुछ अरसे से, बल्कि ख़ासे अरसे से हम देख लें KP की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोच रही है और कहीं कहीं तो मुझे लगता है नरम गोशा भी है। और मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि कल मैं एक TV शो देख रहा था जिसमें शफ़ी जान साहब जो KP के तर्जुमान है, चीफ मिनिस्टर, उनके एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये बात मानने से आमना इनकार कर दिया कि TTTP एक दहशतगर्द तंजीम है। 2 दफ़ा मालिक साहब ने उनसे पूछा, मोहम्मद मालिक ने, उन्होंने कहा ये तंजीम नहीं है। उन्होंने कहा भाई देखें, यूनाइटेड नेशंस को डिक्लेयर कर चुका है कि दहशतगर्द हैं, अमेरिका डिक्लेयर कर चुका है, स्टेट डिपार्टमेंट, डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन, और फिर आप देखते हैं सारी दुनिया उनको कह रही है। अब तो कोई जगह नहीं रह गई, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, सब लोग उन पर दबाव डाल लें कि भाई ये दहशतगर्दी है, इसको आप रुकवाएं। और ये काम जो है ना अफ़गान तालिबान को कह रहे हैं कि ये TTP वाले करवा रहे हैं। बात की बात है कि ये ऐसा नरम गोशा क्यों है। देखिए, अब एक तो बात आमना बड़ी वाज़े तौर पे सामने आ गई कि एज सच कोई ऑपरेशन नहीं है और बड़े अरसे से ये काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन चल रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, जिसका कल DGISPR ने भी जिक्र किया कि 75,000 हमने ये ऑपरेशन किए हैं और इसमें से 80% जो है वो KP में हुए हैं। देखिए, हम ना 2 चीज़ें मैं आपको बताऊं, एक ख़बर भी आपको इस हवाले से मैं दूंगा। देखिए, एक तो ये है कि अब ये फ़ैसला करना है, हुकूमत ने तो फ़ैसला कर लिया है, KP की हुकूमत ने, कि वहाँ उन्होंने कहाँ खड़े होना है। इसका नुकसान उनकी लीडरशिप को भी हो रहा है और वालों से भी हो रहा है। ये नरम गोशा क्यों है, क्या वजह है? ठीक है, मैं आपको एक खबर दूँ, कल हम ना जब ये DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सेनेट की कामा कमेटी का भी इजलास हो रहा था, जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली साहब भी मौजूद थे। वहाँ पे ये बात हुई और उन्होंने कहा कि 2021 में जब तालिबान की हुकूमत आई थी, हमने इनको सपोर्ट किया था, हमने गलत किया था। वो कहते हैं इन लफ्ज़ यूज़ किया कि ये मिस कैलकुलेशन है। तो सेनेटर तला महमूद जो चेयरमैन है इस कमेटी के, उन्होंने अंदर की इतलात ये बता रही हैं कि उन्होंने कहा कि जी एक दफ़ा पे आप मौका दें, हम ज़ाती तौर पे चाहते हैं कि हमारी कमेटी जाए और जितने बड़े बड़े लोग हैं, फ़रासियाब खट्टक का नाम लिया उन्होंने, फजलरहमान का नाम लिया, उसको मौलाना फजलरहमान का, आफ्ताब शेरपाव का, इस तरह से और लोगों को, ANP के लोगों को साथ लेके चलें तो शायद कुछ बात बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ख़बर आमना ये है जो फ़ैसले किए गए। देखिए, अब तो हार्ड स्टेट बनना है, खाली इसको क्या कहते हैं, हार्ड स्टेट प्लस
करने की बात हो रही है। तो मुझे वो याद आ रही है, एक राइटर है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है, उनका नाम है थॉमस हॉबिस। उन्होंने किताब लिखी है आमना हालिया दिनों में, उसका नाम है लेविएथान। ये हेब्रू का वर्ड है जिसका मतलब है मासिव, जो है ना वो पावरफुल हुकूमत होनी चाहिए। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मजबूत रियासत जो है वो जबर की अलामत नहीं होती बल्कि उसकी बका की अलामत होती है। और ये अक्सर ये बात होती है कि जब कहते हैं माशरे नहीं बने थे, कबायली सोसाइटी थी, उस वक्त भी कहते हैं कि कोई ना कोई फोर्स होती थी जो इनको इकट्ठा रखती थी। और फिर ये तो आप देख लें, हमारे फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि अगर आपकी फ़ौज मजबूत ना होती तो अल्लाह ना करे अब लीबिया का, शाम का और अफ़गानिस्तान का और यमन का हाल हो रहा होता। देखिए, कई हवालों से आप आमने इख्तलाफ कर सकते हैं, रियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी पॉलिसी से, उनका पॉलिटिकल स्पेस कितनी देते हैं कितनी देते हैं, उस पर बात हो सकती है। लेकिन एक बात तय है कि इस हवाले से मेरा ख्याल है कि ज़ीरो टॉलरेंस सामना नहीं होगी, इस दहशत गर्दी का हमें नुकसान होगा। लेकिन अच्छी बात है, कल DGISPR ने कहा कि जी 2025 का साल बड़ा लैंडमार्क था, बड़ा कॉन्सिक्वेंशल था, और एक ज़माना था कि हमारा एक दहशतगर्द अपना क्या कहते हैं मरता था तो 3 हमारे शहरी मरते थे। अब उलट हो गया है, अब 3 उनके मरते हैं और फिर एक हमारा बंदा शहीद होता है। और ये बड़ा फ़ैसला किया गया कि जी यही कोई बातचीत नहीं होगी और मामला आगे की तरफ जाएगा। दूसरी खबर आमना ये है कि आपको याद होगा कि जब सेकंड स्ट्राइक करनी थी, जब दोहा मायदा कह रहा हूँ, जब कतर में और दोहा में बातचीत ना हो सकी और किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान, और दोहा और उसमें कतर और टर्की जो है फैसिलिटेट करवा रहे थे, इस्तांबुल और कतर में जो बातचीत हुई, उसके बाद आपको याद होगा कि खबर आई थी कि जी तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और उनके इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान आएंगे, और उन्होंने कहा था जी एक मौका दे दें। और सेकंड स्ट्राइक पाकिस्तान ने करनी थी, वो नहीं की, उन्होंने रुक गए थे। अब खबर ये है कि उन्होंने कहा कि जी हम नहीं आएंगे, हम समझ गए हैं कि इनके साथ बातचीत के ज़रिए मामला हल नहीं होगा, आप अपने तौर पे जो डील करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं करें। देखिए, यही मेरी इत्तला आमना कि सोवियत यूनियन ने भी, चाइना ने भी और अमेरिकन ने भी कहा है कि जी आपकी सरजमीन जो है ना उस पर अगर दहशत गर्दी होती है, और सारी दुनिया कहती है, जिस पे सब दुनिया ने साइन किए थे 2021 में दोहा एग्रीमेंट में, जहाँ 3 चीज़ें कही गई थी। एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी जो नहीं है, दूसरा कहा गया था कि जी आपकी सरजमीन, तालिबान को कहा गया कि इस्तेमाल नहीं होगी दहशत गर्दी के लिए, हमसायों के ख़िलाफ़ वो नहीं रुक रही, तीसरा ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी होगी, जिसका तो बेड़ा डुबो दिया गया, जो जितनी मज़लूम इस वक्त अफ़गान ख़वातीन है शायद दुनिया की नहीं होंगी। अब सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट। कल आपने देखा 180 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें हुई, सवालात जवाब भी हुए। इसमें महवर मुझे भी यही लगता है जो आप सवाल पूछ रही हैं कि ये KP की हुकूमत के साथ मामला कैसे बनेगा आगे, अगर वो तैयार नहीं होते। तो इस लिहाज से तो कुछ प्राइवेटली कहा जा रहा है कि उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि ये मामला आपने इतना आगे क्यों ले गए, क्यों आप समझते हैं कि जी इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, जबकि बातचीत के सारे दरवाजे खोले और फिर उनको बंद करना पड़ा। किस सतह पे बातचीत नहीं हुई, आप देख लें, सहाफ़ियों की सतह पे लोग गए, मजहबी सतह पे लोग गए, साबिक सफारतकार गए, साबिक जर्नैल गए, हुकूमतें गई, कितनी दफ़ा PDM 1 PDM 2 फॉरेन मिनिस्टर जो थे, बिल्कुल ऐसे काफ़ी इंगेजमेंट्स हुई, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं नाकामी हुई। दूसरी जानिब से उसके बाद आपने देखा इंश्योर नहीं किया जा रहा कि वहाँ से सॉइल इस्तेमाल नहीं होगी। बिल्कुल, आखिरी बात क्विकली कर लें, इम्पोर्टेंट बात जो इस हवाले से हुई है कि अब देखना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट। मेरा ख्याल है ये अब माजराई बढ़ेगी अगर PTI KP की हुकूमत जो है ना और PTI की गवर्नमेंट अपने मामले को ठीक तरह से हल नहीं करती, क्योंकि इस वक्त उनकी पार्टी के अंदर भी बड़ा इख्तलाफ चल रहा है। उनके बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दहशत गर्दी का जो पाकिस्तान सामना कर रहा है उसके लिए एक भरपूर यूनाइटेड रिजॉल्व कंसेंसस के साथ होना ज़रूरी है, और दहशत गर्दी की जंग में पूरे मुल्क, पूरी सियासी जमातों को शामिल होना चाहिए। PTI नहीं है सवाल, तो PTI पे बड़ा शदीद दबाव भी है। अब देखते हैं अगले चंद दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। राइट, शाह साहब, कंसेंसस इस तरीके से डेवलप हो पाएगा, क्योंकि कल का प्रेसर उसमें काफ़ी सख्त लाइन दी गई है, और नेक्सस कह देना सियासी और जो दहशत गर्दों का, फिर PTI के लोग ना मारना दहशत गर्दों की जानिब से, ये जो कुछ चीज़ें हैं, आपने समझते हैं कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं हीट है उसको बढ़ा रही हैं। और साथ ही साथ सुहेल अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि हम तो 2022 से बारहा कह रहे थे कि ये पहाड़ों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उस वक्त हमारी बातों को संजीदा नहीं लिया जा रहा था, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। सो PTI को ऑपरेशन से बेसिकली क्या मसाइल हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, और इन मामलात के साथ, इन बयानात के साथ क्या आगे बढ़ सकते हैं स्टेट के साथ और विफाक के साथ इस मामले पे? बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आमना, आपने और एहतशाम साहब ने सब कुछ बता दिया है, मैं उससे आगे ज़रा बात करूंगा अगर आप मुझे मौका देंगी तो। बहरहाल
बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उसको ऑब्जेक्टिवली असेस करें तो उसमें बेहतरी की भी बहुत सारी बातें हैं और उसमें कॉन्फ्लिक्ट की भी बहुत सारी बातें हैं। जहां तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ना लीगली ना कॉन्स्टिट्यूशनली ना जो है वो मॉरली उनके पास कोई ऐसी ताकत है जो वो ऑपरेशन रोक सके। और आपने देखा कि DGISPR ने एक सवाल के जवाब में आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन की किताब से पढ़ के सुनाया कि जो फौज है वो फेडरल एंटिटी है और बेशक अगर अंडर लीव ऑफ कहते हैं जरूरत अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट विड्रॉ भी करने की करारदाद मंजूर करती है तो वो हो नहीं सकती। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि सूबाई हुकूमत की जितनी बातें हैं वज़ीर आला साहब की है या PTI की है वो सियासी स्टंट्स है, उससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं। और वो DGISPR ने साबित कर दिया कि हम ऑपरेशन करेंगे चाहे तहरीक इंसाफ मानती है या सूबाई हुकूमत मानती है या नहीं मानती, और वो होगा और वो हो रहा है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि 71,000 में से अगर ऑपरेशन हुए हैं 71,000 में 58,000 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तो किसने किए? फौज ने किए। क्या वो रोक सकती है? मैं ये समझता हूँ कि सियासी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। सूबाई हुकूमत सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रही है। आप देखिए बाजोड़ के अंदर फुल फ्लेज ऑपरेशन हुआ, मिलिटेंट्स के खिलाफ उनको उठा के बाहर फेंका, लोग डिस्लॉज हुए। अब तिरा जो है वो है चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी का जो है वो आबाई गांव है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ऑपरेशन तिरा में जारी है और हो रहा है, वहां से लोग डिस्लॉज हो रहे हैं और उनकी कंपेंसेशन उनकी रिहेबिलिटेशन वो सूबाई हुकूमत करेगी। तो आप दुनिया को भले सियासत में कहते रहे कि हम ऑपरेशन नहीं मानेंगे, हम ड्रोन नहीं मानेंगे, हम जो है फलां करेंगे, ये एक सियासी स्टंट है जिससे बेशक बयानियों को नुकसान पहुंचता है। दूसरा देखें, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहते रहे कि ऑलिव ब्रांड दिए कि आप हम स्टेक होल्डर्स हैं। आज जो उन्होंने खिताब किया है उसमें रिस्पॉन्स भी किया उन्होंने कि जी गलत है, ऑपरेशन होते रहे 13 साल से जिसका फायदा नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम स्टेक होल्डर्स हैं और आप हमें ऑन बोर्ड लें, तो ले लेना चाहिए स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड। इनके पास कुछ ऐसा फार्मूला होगा ना। दूसरा देखिए, अगर आप समझे टेक्निकली सूबाई हुकूमत ने तो अप्रूवल भी दे दी है ऑपरेशन की, जैसे कि इंतजाम साहब कह रहे थे कि फला 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 से बातचीत होनी चाहिए। तो क्या जो पेशावर के अंदर जिरगा हुआ था उसमें ANP थी, JUI थी, जमात इस्लामी थी, तमाम जमातें QWP के आफ्ताब शेरपाव साहब थे और उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया, उसको इंडोर्स किया कि ऑपरेशन वहां होना चाहिए जहां जरूरत है। तो इसका तो मतलब ऑपरेशन होना चाहिए। फिर कैबिनेट से भी अप्रूवल हुई, तो फिर रेजिस्टेंस कहाँ है? दूसरा देखिए, बात साबित हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी फौज जो है वो एक फेडरल फोर्स है, जहां जरूरत पड़ेगी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करेगी और कर भी रहे हैं। 3,000 अगर आपने दहशतगर्द मारे हैं, यानी कहा यह जा रहा है कि तकरीबन ऑलमोस्ट इतने मरे हैं इस दफा 2025 के दौरान जो डेटा पर शेयर किया गया था। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन सक्सेसफुली जारी है। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है कि इतने बड़े चैलेंज का जो हमें सामना है, मरकजी और सूबाई दोनों हुकूमतों को चाहिए कि वो एक पेज पे बैठे और जैसे कि ऑफर किया जा रहा है कि हम स्टेक होल्डर थे, तो स्टेक होल्डर्स को ले लेना चाहिए ऑन बोर्ड। क्यों नहीं ले रहे हम लोग? बातचीत होनी चाहिए। लेकिन स्टेक होल्डर्स अगर हम KP गवर्नमेंट की बात करें शाह साहब, तो उनका तो यही कहना है ना कि बैठ के बातचीत से मसले का हल निकालें, और दूसरी जानिब यही कहा जा रहा है कि हम तो बातचीत से कोशिश भी करके देख लिए, मसले का हल नहीं निकाला। कोई मीटिंग पॉइंट आप समझते हैं दरमियानी कोई रास्ता? देखिए, दरमियानी रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है। आपके पास लॉ मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, फौज जो है सूबाई हुकूमत की मर्जी से कबायली इलाकों के अंदर मौजूद है। दूसरा, फौज उन जगहों पे मौजूद है जैसे कल DGISPR ने कहा, उसको सपोर्ट करते हैं। और जिस तरीके से हमने एक बयानिया जीता है अफगानिस्तान के हवाले से, ज़ाहिर शाह एक और एलिमेंट भी है। ज़ाहिर शाह ये बताएं मेरे लिए तो बड़ी खबर ये थी कि जो कल की चल रही है कि जिसमें शफी जान जो CM के एडवाइज़र हैं वो ये कहते हैं कि TTP जो है ना सारी दुनिया उनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर चुकी है। वो कहते हैं वो दहशतगर्द तंजीम नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर एक पार्टी की हुकूमत ये कहे कि वो दहशतगर्द नहीं है तो फिर मुझे बताएं बातचीत क्या होगा, क्या सेंट्रल पॉइंट बन सकता है? देखिए शाम साहब, मेरी शफी जान से उस दिन बात हुई थी और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर से कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हमारी डेमोक्रेसी को नहीं मानते, हमारे झंडे को नहीं मानते, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। ये एक बात जो मेरे साथ पर्सनल बात हुई और बड़ा आर्गुमेंट भी बना। आप देख रहे उसके ऊपर बड़ा लोगों ने उसको वायरल करने की भी कोशिश की। मसला ये है कि देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि हम सूबे के लोग सफर हो रहे हैं। आप मुझे यहाँ बैठ के समझते हैं, कल भी आपने देखा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर इस्लामाबाद के कोई जो गिने चुने साफी है वो सवालात करते रहे अपनी मर्जी के। मैं स्टेक होल्डर हूँ, बलोचिस्तान के लोग स्टेक होल्डर हैं। यहाँ में हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारा कारोबार बर्बाद हो रहा है, हम बाहर नहीं निकल सकते, हमारा मसला हल करें। रियासत की जिम्मेदारी है। तो वैसे भी हम ना रियासत की बात कर रहे हैं शाह साहब, तो रियासत की तो बात हो तो रेट उसकी रहनी चाहिए। अगर रियासत की रेट ना हो तो फिर मईशत, सियासत, कानून, इखलाक सब कुछ बिखर जाता है।
जी। तो एहतशाम साहब रेट कैसे होनी चाहिए? आप देखें, आपने 58,000 ऑपरेशन किए, दहशतगर्दों को मारा है, तो रेट मौजूद है ना, तो आप मार रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि सियासत को अलग रख के आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला बड़ा सीरियस है। आप अगर अफगानिस्तान को सीरियसली नहीं और ले उसके रहे, बगैर ये तो आप इन्वेस्टमेंट एक और करेंगे। इकोनॉमी के जो बड़े गोल्स हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस आप इस मसले को हल नहीं निकालते। थैंक यू सो मच, शुक्रिया अदा करते हैं। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आलमी मंजरनामे के हवाले से खबर आपसे शेयर करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ $2 बिलियन की तेल डील का ऐलान किया है जिसके तहत अबूरी हुकूमत 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका के हवाले करेगी। ट्रंप के मुताबिक ये तेल आलमी मंडी में फरोख्त होगा और आमदनी पर अमरीका का कंट्रोल रहेगा, जो दोनों ममालिक की बहबूद पर खर्च की जाएगी। दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन लैंड को हासिल करने के अस्करी या सिफारती ज़राए के इस्तेमाल पर गौर शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप इस मामले को मौजूदा दौर में मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के तनाजुर में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि अगर तुर्की इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को गिरफ्तार कर ले तो सारा हिसाब बराबर हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने चाइना के ताइवान पर कब्जे पर बात करते हुए कहा कि अब दुनिया चीन को ऐसा करने से रोक ही कैसे सकती है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के असरात क्या हो सकते हैं और जो ये सारे मामलात हैं ये किस जानिब जाएंगे, तजिया लेते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो जो इस वक्त मैं दूसरे हिस्से को डिस्कस करना चाहूँगी। इस वक्त हमारे जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, क्योंकि पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है जो वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, और इसको कहा गया कि ये जिस तरीके से किसी भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, वो यूएनएससी से भी ये चीज़ आवाज़ उठी। अब वज़ीर दिफा साहब का ये बयान आना कि नेतन्याहू को गिरफ्तार अगर तुर्की कर ले इसी तरीके से, आपको एक तो ये कोई पॉसिबिलिटी लगती है कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट की गई है? दूसरा, पाकिस्तान की जानिब से ये स्टांस लेना बहुत अच्छा लगता है, और ये स्टांस लेना पाकिस्तान की जानिब से, क्या ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी कर सकता? जैसे कि ट्रंप साहब के साथ हम देख रहे थे कि बड़े मामलात आगे बढ़े थे पाकिस्तान के। जी देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बुनियादी तौर पे तो उसूली तौर पे तो बात बड़ी सही कही है। लेकिन ना वो वॉर क्राइम डिक्लेयर हो चुके हैं, अपना क्रिमिनल डिक्लेयर हो चुके हैं, और बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जी कि उन पर जंगी मुकदमात उन पर चलने चाहिए। जिस तरीके से जेनोसाइड किया, 70,000 से लोगों को मारा उन्होंने, वो कहते हैं कि दुनिया की तारीख नहीं बताती, कोई और तारीख नहीं बताती, पढ़ के देखने पुराना इतना जुल्म कभी नहीं हुआ जो इस शख्स ने जुल्म बिल्कुल पूरी दुनिया मुतालबा कर रही है। आइडियली तो हमना बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन देखें ना, वो ख्वाहिश तो नहीं है। वो कहते हैं ना, इफ़ द विशेज़ वर द हॉर्सेस, ख्वाहिशें अगर मान ली जाएँ, कबूल कर ली जाएँ, तो पता नहीं क्या हो सकता है। देखिए, इस वक्त तो वो मंजूर नज़र है नेतन्याहू, अमेरिकन बड़ी भरपूर सपोर्ट करते हैं, यूरोपियन यूनियन बहुत से हवाले से पीछे है, और अपना जर्मनी के चांसलर तो बड़ा ओपनली कह चुके हैं एक से ज़्यादा दफ़ा कि नेतन्याहू जो कर रहा है दुनिया में वो डर्टी काम कर रहा है, जो असल में हमारे लिए ये काम करना है जो वो कर रहा है। तो ये तो उनको बड़ी सपोर्ट हासिल है। वो तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक है सिलसिला वो तो करते ही रहेंगे। और सवाल ये कि ऐसा मुमकिन है, तो मुमकिन तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। टर्की नहीं कर सकता मेरा ख्याल है, मिलिटरीली भी शायद उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा जो अमेरिका ने किया। अमेरिका तो एक माइटी पावर है ना, उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना और रशिया भी देख लें, कई हवालों से तो ना सिर्फ खामोश है बल्कि मुझे लगता है वो बहुत खुश हैं। रशिया को तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं एक दफ़ा मिल के ही है, एक दफ़ा फिर उनको अल्लाह शेरी कि भाई ठीक है, जितना काम कर सकते हैं आप करें, डॉनबास का इलाका भी ले लें, यूक्रेन का बाकी भी ले लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और चाइना को भी कहा जाता है कि एक इनडायरेक्टली ये कहा गया या बताया गया कि जी ठीक है, आप अपना ये ताइवान पे कब्ज़ा कर सकते हैं तो कर ले। इसी वजह से आपने देखा उन्होंने इनकार कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़िलिपीन की, जापान की, कोरिया की सिक्योरिटी जो है ना मज़ीद सारी उम्र के लिए अपने पास रखने के लिए। वो कहते हैं अपना बंदोबस्त खुद करें। जैसे नेटो वालों को कहा उन्होंने कि जी 1% नहीं 5% आप कंट्रीब्यूट करें अपने डिफेंस में। तो मेरा ख्याल है सूरत हाल तो बदल गई है। अमेरिका तो इनवर्ड लुकिंग ज़्यादा है। पहले जो लग रहा था दुनिया में जाएगा वो तो नहीं जा रहे। ये करने के बाद, यूक्रेन में करने के बाद तो उन्होंने बहुत से जो है नए चैप्टर खोल दिए। अब सवाल अगला ये है जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे लोगों की बड़ी बहस हो रही है, और वाक़तन जो नेटो के ममालिक अमेरिका के साथ कई हवालों से खड़े हुए, चाहे रशिया के डर से जैसे भी, वो ग्रीनलैंड के मसले पे आपने देखा बड़ा सख्त बयान आया है, इंग्लैंड का आया, फ्रांस का आया, जर्मनी का आया। लेकिन हम ना ये इतना शायद मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, उसको भी कैप्चर कर लेंगे। एक तो जो ग्रीनलैंड की खातून प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा एक पहले तो मुखालफत का बयान दिया, फिर उन्होंने कहा कि चलें ऐसा कर लेते हैं, माइंदन मिनरल मादियात की बात है तो हम मिल के कर लेते हैं। दूसरा, हम ना बड़े कम लोगों को शायद पता होगा कि अमेरिका का
बाकायदा एक डेनमार्क के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है जिसके तहत एक मिलिट्री बेस है ग्रीनलैंड में। वहाँ तो अमरीकी पहले ही मौजूद हैं, वहाँ तो आप उनकी फ़ौजें भी हैं, उनका असला भी है, सब कुछ है। तो वो उनके लिए तो बड़ा आसान होगा अगर वो ये करना चाहें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतनी आसानी के साथ करेंगे क्योंकि पब्लिक ओपिनियन यूरोप में बड़ी ख़िलाफ़ हो जाएगी, बड़े लोग अनसेफ हो जाएंगे। तो इसके लिए शायद कोई वाया मीडिया ढूंढेंगे। लेकिन एक बात तय लगती है कि ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का शायद उन्होंने हिस्सा बना लिया है। एक तो अपने बैकयार्ड में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो चाइना रशिया का इन्फ्लुएंस नहीं देखना चाहते, कोई कम्युनिज्म मुस्लिम नहीं देखना चाहते। और दूसरा उनका ये है कि जी ठीक है, जहाँ जहाँ हम जो कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे, जहाँ हमारे मफादात होंगे, इसलिए ग्रीनलैंड के बारे में बात हो रही है। तो देखें नेतन्याहू का मामला तो हम ना एक ही तरीके से उन पर मुसीबत आ सकती है, अल्लाह करे वो आए। वो ये है कि आप देख लें जंगों की वजह से वो सर्वाइव कर रहा है। इस सारी 2 साल की जंग में जो उन्होंने जुल्म ज्यादती की, जब भी बुरा वक्त आता था उनके खिलाफ तो वारंट निकले हुए, उसके और बीवी के खिलाफ उन्होंने करप्शन की हुई है और उनको हर दफ़ा छोड़ दिया जाता था ये कह के कि नाम ने। और हार्ड लाइनर जो है ना सारे वो सपोर्ट करते हैं या नेतन्याहू को कि आप अरबों को मारो, फ़लस्तीन पे जुल्म करो। तो नतीजतन उनकी भी मजबूरी है नेतन्याहू की कि मैं लड़ाई करता रहूँ, अपने आप को बचाऊँ। लेकिन यही लग रहा है कि अब शायद उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल होगी। और जिस तरह एक और उनका सदर जो है करप्शन में आप देख लें पिछले 15 साल से वो कैद में बैठा है, शायद इनके साथ भी वही होगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि जितना भी जुल्म बाहर करते हैं लेकिन एक कहते हैं बड़ी वाइब्रेंट एक डेमोक्रेसी है इजराइल में और वो बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से सारे काम कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि मुसलमानों के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। ये कहीं शाम साहब, ये जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जब ये बयान आना, ऑब्वियसली सदर ट्रंप की नज़र से तो हम देखते हैं जितने वो माशाल्लाह से एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, हर चीज़ उनकी नज़र से गुजरती भी है, वहाँ तक पहुँचा भी दी जाती है। ये कहीं नाराज़गी का सबब तो नहीं बन सकती और वहाँ से कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी की जा सकती? देखिए हम ना बहुत से वालों से कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो मेरा ख्याल है हुकूमतों को भी समझ आ जाती हैं कि एक वज़ीर जो है वो जब टीवी पे या अपने तौर पे बात कर रहा होता है तो वो कहते हैं जी ठीक है, ये कोई हुकूमत की कोई कौमी पॉलिसी नहीं है जो इस तरह किया जा रहा है। हाँ, ये बात अमेरिकन के लिए थोड़ी सी होगी कि जो ओवरऑल पहले तो पाकिस्तान ने आपने देखा कि जिस तरीके से अपनी तशवीश का इजहार किया था, ये तो हिंदुस्तान ने तो वो भी नहीं किया, बाकी ने तो कुछ मजम्मत भी आई, हिंदुस्तान खामोश रहा, हमने तशवीश का इजहार किया। और फिर कल जो आपने देखा जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमारे डिप्टी वो जो चीफ़ हैं यूनाइटेड नेशन में वो जदून साहब, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि ये इंसानियत के लिए जुल्म है, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ बड़ी ज़्यादती की गई है, वो एक सख्त बयान है। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सारी हुकूमतों को अंदाज़ा होता है कि ये हुकूमतों की मजबूरी भी होती है, ख़ास तौर पे अमेरिकन को ये बात अच्छी तरह समझ आती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई किसी तरह भी कोई उनके लिए मसला पैदा हो सकता है। कई वालों से हम अमेरिका की भी मजबूरी हैं और हमारी मजबूरियाँ भी अच्छी तरह जानते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है हिंदुस्तान को। लेकिन सिचुएशन अगर ईरान में बदलती है और अमेरिका वहां पर दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली वज़ीर दिफा इस हवाले से भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए भी। सो आप क्या मंजरनामा आने वाले दिनों में ईरान को लेकर देख रहे हैं? देखिए हम ना ये एक ख़तरनाक सी बात है जिसको फौरी तौर पे तो लोग रूल आउट कर रहे हैं कि एकदम अमेरिका जो है ना वो ईरान में कुछ नहीं करेगा। लेकिन ईरान की अंदरूनी हालत आप देख लें बड़ी बुरी हो चुकी है। और उनका रियाल जो है आप देख लें, जैसा कि सब लोग जानते हैं, $1 और उनके मुकाबले में 1.2 मिलियन जो है ना क्या का रियाल बनता है इनका ईरानी। तो उनकी सुबह इकॉनमी कुछ और है, रात कुछ और है, बहुत बुरे हालात है। तो वो इकॉनमी की वजह से जैसे रशिया टूट गया था, इतना मुल्क स्ट्रांग होने के बावजूद उसमें से 14 मुल्क निकले थे, तो यहाँ पे सूरत हाल बिगड़ गई। और फिर वैसे भी जबर बहुत ज़्यादा वहाँ पे, जुल्म ज्यादती हुकूमत की तरफ से बहुत सख्ती है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ख़वातीन का कोई राइट्स नहीं है। और जी वहाँ के चीफ जस्टिस ने भी ये जो लिबरल किस्म के सदर आते हैं प्रोटेस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट तो मुझे कार्रवाई का कहा है। जी हाँ, नहीं इतना नहीं लगता, फौरी तौर पर नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है डराते रहेंगे कुछ जब किया। जैसे वो इन्होंने कहा दोबारा बम बनाएंगे, उस तरफ जाएंगे, तो उन्होंने कहा फिर बॉम्ब करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो तो बड़ा प्रोफाउंड इंटरेस्ट इजराइल का भी है और यहूदी लॉबी जो है अमेरिकन के साथ खड़ी हुई है, तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को कभी बख्शेंगे। ईरान को खुद सोचना चाहिए, छोटे मुल्कों को जिनकी ताकत नहीं होती सोचना चाहिए। जैसे हमास को लोग इल्ज़ाम दे रहे हैं, मेरी ज़ाती तौर पर कोई हमदर्दी नहीं है हमास के साथ, उन्हें पता होना चाहिए था कि उनकी ताकत कितनी
हैं, जाके आप हमले करके 1200 यहूदियों को मारा, चाहे कोई, मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं अंदर से लोग मिले हुए थे, उनकी प्रॉक्सी थे, यही नतीजा है कि 70,000 बंदा उन्होंने मार दिया इसी बहाने से। तो आपको अपनी ताकत देखते हुए नारेबाजी करनी चाहिए, वरना फिर आपको खामोश रह के कोई बीच का रास्ता तलाश करना चाहिए। यही हमारे सियासतदानों के लिए, और 804 कह दीजिए उसके लिए भी यही है कि जब मुश्किल है तो आराम से अपने मामलात को बेहतर करें, नारेबाजी मत करें, नतीजतन सूरत हाल आपके खिलाफ जो हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, कूल डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। आगे बढ़ते हुए बांग्लादेशी एयर चीफ के हालिया दौरे पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, जिसमें JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी में एक गहरी दिलचस्पी सामने आई है। दोनों ममालिक ने नाजरीन तवील मुद्दती दिफाई ताउन के अज़म का इजहार किया है, जहाँ JF-17 को एक मौसर और काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म करार दिया गया है। पाकिस्तान पहले ही आज़रबाईजान, म्यांमार और नाइजीरिया को ये तैयारे फ़रोख्त कर चुका है, जबकि आज़रबाईजान से $4.6 बिलियन का तारीखी मुआहदा हो चुका है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक JF-17 कम खर्च और बाला नशीन जंगी तैयारा है। JF-17 की कीमत 25 से 30 मिलियन अमरीकी डॉलर्स, जबकि F-16 और राफेल की कीमत 80 मिलियन से 110 मिलियन के दरमियान है। सो इस लिहाज से JF-17 थंडर कीमत और सलाहियत के हवाले से अगर हम देखें तो F-16 और राफेल जैसे जदीद तैयारों से कहीं बेहतर इंतखाब है। इसलिए पाकिस्तानी तैयारे ने इराक, लीबिया और ईरान समेत कई ममालिक की तवज्जो हासिल कर ली है। अब इसके असरात जो डिफेंस है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मईशत के लिए किस हद तक हैं और कितनी सिग्निफिकेंट होगी, इसी पर बात करने के लिए एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। थैंक यू सो मच खालिद साहब। सबसे पहले तो यही कि पाकिस्तान की इकनॉमिक और साथ ही साथ डिफेंस इंडस्ट्री, ये इसके लिए कितनी सिग्निफिकेंट होगी ये सेल, और हमें किस हद तक तवक्कुआत रखनी चाहिए कि बांग्लादेश के लिए ये बड़े मौजू हैं तैयारे और वो आगे बढ़ेगा और बाय करेगा इन्हें। बहुत शुक्रिया आमना, आपने इनवाइट किया। देखिए, बांग्लादेश से हमारा बहुत ट्रेडिशनल रब्ता भी रहा है, तल्लुकात भी रहे हैं, ख़ास तौर पर हसीना वाजिद और उससे पहले जो टेन्योर था बड़े क्लोज टाइज रहे हैं। मैं उसका खुद इस तरह गवाह हूँ कि मैं खुद भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ बांग्लादेशी ऑफिसर्स का मुख्तलिफ जगहों पर, फिर मैं बांग्लादेश विजिट भी किया हुआ है जब मैं सर्विस में होता था। इन लोगों से ज़ाहिर है मिलिट्री और ख़ास तौर पर एयरफोर्स के लोगों से मेरी बहुत मुलाकातें भी हुई थी। लेकिन उस दौरान सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ उस वक्त भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें वैल्यू ऐड हो रही है, वो यही है कि हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस वो भी ऑफिसर्स और उनके ख़ास तौर पर एयरफोर्स पायलट्स नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में हसीना वाजिद की हुकूमत आ गई, ऑलमोस्ट 16 साल रही, उन्होंने जितना इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान का हुआ वो तो तारीख का हिस्सा है। लेकिन कमिंग बैक टू जो JF-17 थंडर की बात कर रही है, देखिए आमना, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई मुल्क जहाज़ लेना चाहता है, और जाहिर है ये मेरिट पर ही जहाज़ खरीद रहे हैं, कोई सिंपथी में नहीं लेता, वो अपनी रिक्वायरमेंट पहले देखते हैं, अपनी नेशनल इंटरेस्ट जो एयरफोर्स की इंटरेस्ट है वो पहले रखते हैं। उसमें 4 मेजर क्राइटेरियाज होते हैं जब इस तरह का जहाज़ सेलेक्ट किया जाता है। नंबर 1, जाहिर है दुनिया में कोई भी जहाज़ लेने से पहले उसकी अपनी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि उसके अंदर एवियोनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजन है, कितनी रिलायबिलिटी है, सेफ्टी रिकॉर्ड कैसा है, पहले वो देखा जाता है। दूसरी चीज़ जो आपने भी जिक्र किया, अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है कि यानी जहाज़ वो इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है एक मुल्क के लिए। आपने राफेल और उसकी कीमत का कंपैरिजन भी किया, तो नंबर 2 देखी जाती है कि अफोर्डेबिलिटी कैसी है। नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और देखी जाती है, वो ये देखी जाती है कि जो मुल्क प्रोवाइड करने वाला है या सेल करने वाला है जहाज़, जो मैन्युफैक्चर करता है, वो रिलायबल सोर्स है या अनरिलायबल सोर्स है। यानी कि कल को हालात बदलेंगे तो ये तो नहीं होगा कि उस मुल्क के, अगर इस केस में बांग्लादेश हमसे लेता है तो उसके स्पेयर पार्ट्स की, उसकी मेंटेनेंस और सपोर्ट और अपग्रेडेशन इफेक्ट हो, वो देखी जाती है। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये देखी जाती है कि कोई भी इस तरह का जहाज़ खरीदने से पहले वो एयरफोर्स देखती है कि ये जहाज़ कॉम्बैट टेस्टेड या बैटल प्रूवन है कि नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इसने किसी कारकर्दगी में, असल में जंग में या कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लिया कि नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे क्राइटेरियाज पर JF-17 थंडर आइडियली पूरा आता है। वो ये नंबर 1, इंतहाई अपनी रेंज के अंदर जो इसकी अपनी ब्रैकेट जिसके लिए बनाया गया, इंतहाई काबिल जहाज़ है, अफोर्डेबल है, पाकिस्तान ट्रस्ट वर्दी है कि मैनिपुलेशन नहीं होगी पॉलिटिकल, और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने अभी बात कही है कि कंटिन्यूएशन एश्योर्ड है और बैटल प्रूवन और बैटल टेस्टेड है। 2019 में फरवरी में जो अभिनंदन का वाक़या हुआ था, उस जो ऑपरेशंस में JF-17 थंडर ने हिस्सा लिया था। अभी जो मार्का हुआ है 2025 मई में, ये JF-17 थंडर ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था, और ख़ास तौर पर आपने नोट किया होगा कि जो इंडिया का S-400 मिसाइल वेपन सिस्टम था, वो नाकारा बनाने में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार इसी जहाज़ का था, JF-17 थंडर का था।
तो जब आप इतनी सीरीज ऑफ टेस्ट से जहाज एक पास करता है और दुनिया उसकी तरफ तवज्जो होती है, तो फिर जाहिर है वो रजू करती है आपसे लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी और बहुत सारे मुल्क हैं, जाहिर है कॉन्फिडेंशियलिटी की और सेंसिटिविटी की वजह से पाक फिजाइया बताने की पोजीशन में नहीं है, बहुत सारे मुल्क इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ JF-17 थंडर नहीं। हमने सिर्फ सारे जो एसेट्स थे, साइबर कमांड है, वॉरफेयर है, EW है, रिफ्यूलिंग है, अब उनको एम्प्लॉय कैसे किया था, इसमें भी दुनिया बहुत इंटरेस्टेड है सीखने में और ट्रेनिंग लेने में। और ये अगर हम JF-17 ब्लॉक 3 की बात करते हैं, ये जैसे आपने वैसे तो काफ़ी डिटेल में बताया, लेकिन ज़रा समझाइएगा कि बांग्लादेश की जो ऑपरेशनल नीड्स है उसको किस हद तक मीट करता है, बीट समंदरी निगरानी हो या आपकी मैरीटाइम सर्विलेंस हो, ये सारे मामलात को देखते हुए। देखिए आमना, एक और दिलचस्प बात शायद मैं पहली दफ़ा मीडिया पे बता रहा हूँ कि हमने बहुत पहले जब खालिदा ज़िया का ज़माना था, हमने अपने जो F-6s थे जिनको हम रिलेटिवली समझते थे कि हम स्पेयर कर सकते हैं, हमने बांग्लादेश को उस ज़माने में गिफ्ट किए थे। जनरल ज़िया उल हक के ज़माने की बात है, यानी कि तोहफ़तन दे दिए थे अपने फाइटर जहाज़ उनको, हम ट्रेनिंग भी देते रहे हैं उनको, और ये बहुत सिग्निफिकेंट उनके लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी डेवलपिंग मुल्क होते हैं, जाहिर है वो F-35 जैसे जो 200-300 बिलियन के हैं या 150 बिलियन से ऊपर हैं जहाज़, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, नंबर वन। और जो बड़ी सुपर पावर्स होती हैं वो जाहिर है पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के हिसाब से आपको स्पेयर पार्ट्स या सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ता है, और हम पाकिस्तान खुद सामना करता रहा है। बहुत पुरानी बात ना भी करें तो 79 में जब सोवियत यूनियन आया था अफगानिस्तान में, 82 में हमें 40 F-16 मिले थे, जब नए जहाज और ऑर्डर भी कर दिए, उसके बाद हमारे 658 बिलियन अमेरिका ने रोक लिए थे और उसके बदले में गंदम ऑफर की थी, सैंक्शंस लगा दी गई थी, हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते थे, हमारे लिए सर्वाइव करना F-16 फ्लीट को बड़ा मुश्किल हो गया था। अभी तो नहीं आप समझते, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो सिचुएशन ओवरऑल ग्लोबली चल रही है, अमेरिका का जो कंसर्न्स पाए जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो या बाकी मामला को लेकर, कोई ऐसी हर्डल या रुकावट अमेरिका आने वाले दिनों में इस बाइंग को लेकर क्रिएट कर सकता है? देखिए बहुत सारे जो मिलिट्री के हार्डवेयर बेचने वाले, खासतौर पर जो बड़े मुल्क हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका, वो हम जैसे लोगों को ग्रो करने भी नहीं देते। बाय द वे JF-17 थंडर तो उस टीम को, पाक फिजाइया को सल्यूट है, और ये 192 मुल्कों में से एक वाहिद एयरफोर्स है जिसने अपना फाइटर जहाज खुद बनाया, और वो इसी वजह से बनाया कि हम डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे मैनिपुलेशन पर, सैंक्शंस पर और पाबंदियों पर। और अब जाहिर है दुनिया में जब इसने साबित कर दिया अपनी जगह, तो ये बहुत सारे जो हमारे इतने इत्तेहादी नहीं हैं या पसंद नहीं, वो नहीं चाहेंगे कि हम एक मार्केट कैप्चर करें, क्योंकि बहुत सारी दुनिया के लोग जाहिर है अपने लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस या लीवर ऑफ मैनिपुलेशन के लिए भी ऐसे इक्विपमेंट को, टूल्स को यूज करते हैं। मैं इजराइल की आपको मिसाल दे देता हूं, पिछले दिहाई में उन्होंने तकरीबन 15 बिलियन की जो सेल की है, उसमें से 25% मुल्क हमारे इस्लामी ब्रदर मुल्क हैं जिन्होंने इजराइल से मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये इजराइल की है कि कल को वो उन इस्लामी ब्रदर मुल्कों को मैनिपुलेशन के तौर पर यूज करता है कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे फलां जगह पर, तो मैं आपके स्पेयर पार्ट्स या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या ट्रेनिंग नहीं करूंगा। तो ये मिलिट्री हार्डवेयर सिर्फ स्टैंड अलोन इनकम के लिए नहीं होते, ये इसलिए भी होते हैं कि लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाता है उस मुल्क पर, आपका एक प्रिविलेज हो जाता है, और मुल्क को अबाइड बाय करना पड़ता है, अपनी नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज सम टाइम करना पड़ता है। और इस वक्त लास्टली इस पे भी कमेंट कीजिएगा, जो बांग्लादेश और इंडिया की सूरत हाल है और पाकिस्तान का भी साथ जो इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसको देखते हुए बैलेंस ऑफ पावर को किस तरह से चेंज करेगा अगर ये एक्वायर कर लेता है बांग्लादेश JF-17? देखिए ये अब ना जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से हमारी बड़ी फेवरेबल होगी बात, क्योंकि हमने 16 साल देखा कि इंडिया का बहुत हावी रहा बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पर भी, मिलिट्री पर भी, और बायलैटरल रिलेशंस भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के शायद इसीलिए नहीं ग्रो कर पाए कि हिंदुस्तान बांग्लादेश को शायद यही मैसेज देता था कि अगर पाकिस्तान से दोस्ती का मतलब है हिंदुस्तान से दुश्मनी हो जाएगी। तो आई थिंक वो लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस ही मैच कर रहा था थोड़ी देर पहले कि इतनी ज्यादा उन्होंने कोलैबोरेशन की, ट्रेनिंग दी, उन पर इन्वेस्टमेंट की बांग्लादेश के अंदर, सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान के करीब ना आए। तो ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो वहाँ पे अपराइजिंग हुई है, हिंदुस्तान में हसीना वाजिद को हटाया गया उनके लोगों ने। अब हिंदुस्तान के बारे में जो एक्सपोजर हुआ है उन लोगों का, बांग्लादेशी लोगों का, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड है, बहुत खुशाइंद है, हमारे लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और हमें इस वैक्यूम को डेफिनेटली फिल करना चाहिए। और जाहिर एक नेचुरल अलायंस है, क्योंकि हिस्टोरिकली हम इकट्ठे रहे हैं, जो भी हालात हुए वो कहता है हिस्ट्री है, लेकिन ये बहुत हमारे एडवांटेज के लिए होगा कि एक फ्रेंडली और सपोर्टिव गवर्नमेंट बांग्लादेश की हो, जो पाकिस्तान के साथ क्लोज कोलैबोरेशन लेके चलना चाहिए, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक भी। वेरी इंसाइटफुल एनालिसिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम खालिद साहब। प्रोग्राम के आखिर में एक और अहम मसले की जाने बढ़ेंगे। कराची का एक बहुत बड़ा मसला जो हम देख रहे हैं कि सड़कों पर आज सबसे बड़ा खौफ किसी मुजरिम या टारगेट किलर का नहीं है, बल्कि यहाँ पर आवारा कुत्तों के हमले करने का है।
2026 के पहले 5 दिनों की अगर हम बात करते हैं नाजरीन, तो 850 से ज़ायद शहरियों को कुत्तों ने काट लिया। इंडस हॉस्पिटल कोरंगी में 5 दिन के दौरान 300 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सिविल और जिनाह हॉस्पिटल में भी सैकड़ों मरीज लाए गए। डॉग बाइट क्लिनिक के इंचार्ज के मुताबिक ज़्यादातर मुतासरा इलाके कोरंगी, हब चौकी, बल्दिया, लांढी और गिडाप हैं। ये सिर्फ अदादो शुमार नहीं है, बल्कि इंसानी ज़िंदगियां हैं जो ख़तरे में हैं। इंडस हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैलने पर एक 41 साला शख्स की उंगली काटना पड़ी। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि रेबीज़ की अलामात ज़ाहिर होने के बाद ये बीमारी तकरीबन हमेशा जानलेवा साबित होती है। शहरियों को हिदायत की गई है कि कुत्ते के काटने की सूरत में फ़ौरी वैक्सीन और तिब्बी इमदाद हासिल करें ताकि रेबीज़ जैसी जानलेवा बीमारी से महफूज रह सकें। मगर सवाल तो आवारा कुत्तों की भी तादाद का है कि हम देख रहे हैं कि कराची के जो शहरी हैं वो इनकी वजह से गैर महफूज यहाँ पर महसूस करते हैं। और यहाँ की हुकूमत पक्का भी है कि कब तक इंतज़ामिया यूँ हाथ पर हाथ धरे रखेगी या इस मामले का कोई हल निकलेगा, क्योंकि हम इस मामले को कब से देख रहे हैं कि पिछले साल भी इसको उजागर करने की कोशिश की, उससे पिछले साल कई सालों से इस मामले को डिस्कस किया जाता है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन या हम कहें कि ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। कुछ दिन के लिए हम देखते हैं कि कुछ मामलात नज़र आते हैं सेफ्टी के हवाले से, लेकिन उसके बाद फिर मामलात अपने मामूल पर आ जाते हैं। सो हमारी अपील है इस प्लेटफॉर्म से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, सिंध की इंतज़ामिया से, कि शहरियों को, कराची के शहरियों को इनके रहमो करम पर, ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनके रहमो करम पर ना छोड़ा जाए और इससे जो हम देख रहे हैं कि जानलेवा हमला है इससे बचाया जाए। इस प्रोग्राम के आखिर में इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।